हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनटीए अभ्यास ऐप के जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं उनके भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यदि आपने इतने साल से इतने टाइम से यदि तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन की, तो आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसमें ये बूस्ट अप का काम करेंगे, बूस्टर का काम करेंगे, टर्बो चार्जर का काम करेंगे। तो इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। एक पार्टिकल है जिसका मास m के बराबर है, परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM परफॉर्म कर रहा है। इक्विलिब्रियम जो है x इज 0 पे होता है, फोर्स कांस्टेंट k के बराबर है, एम्पलीट्यूड SHM का a के बराबर है। तो मैक्सिमम पावर सप्लाइड जो है, मैक्सिमम पावर सप्लाइड वो आपको बताना है कि कितनी होगी, विल बी कितनी जो मैक्सिमम पावर है होने वाली है उस पार्टिकल के लिए। तो मैं ये जानता हूं कि जो पावर होती है इंस्टेंटेनियस पावर, वो होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। यदि मैं लीनियर एसएचएम की बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। दोनों ही केसेस में यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F और V का मल्टीप्लीकेशन ही आने वाला है। लेट्स कॉल दिस मैग्नीट्यूड ऑफ पावर, लेट्स कॉल दिस मैग्नीट्यूड ऑफ पावर। तो लीनियर एसएचएम में फोर्स और वेलोसिटी या तो 0 डिग्री पे होंगी या 90 डिग्री पे होंगी, ठीक है। फोर्स को लिख सकता हूं मैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी को लिख सकता हूं v। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम एसएचएम में ओमेगा स्क्वायर x के बराबर, तो इसे लिख सकते हैं हम m ओमेगा स्क्वायर इनटू x इनटू वेलोसिटी, और m ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं k, तो ये हो जाएगा आपके पास kx इनटू v, kx इनटू v। अब वेलोसिटी जो है उसको यदि आप लिखना चाहें x की टर्म्स में, तो आप लिख सकते हैं कि x k इंटू एक्स इंटू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पावर का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे मिल जाता है। पावर को मैक्सिमाइज करना है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए पावर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल रही है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको इसे मैक्सिमाइज करना है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि dp बाई dx की वैल्यू जो है आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को डिफरेंशिएशन के बाहर रखेंगे, k इंटू ओमेगा बाहर रहेगा, x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना है। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आएगा माइनस ऑफ 2x। और ये सब जो है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये जो पूरी टर्म है 0 में मिल जाएगी, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस की टर्म है, इधर चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब x इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 आपको पोजीशन मिल चुकी है जहां पे मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम पावर की वैल्यू इटसेल्फ निकालनी है। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा कि ओमेगा x की वैल्यू जो है वो मुझे पुट करनी है a बाई रूट 2, और यहाँ पे है आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2, तो आपके पास k ओमेगा a बाय रूट 2 और a बाय रूट 2, तो आपको मिल जाएगा k ओमेगा a डिवाइडेड बाय 2। ये मैक्सिमम पावर की वैल्यू आपको मिलने वाली है, लेकिन ओमेगा जो है यहाँ पे आपको नहीं दिया है, तो ओमेगा की वैल्यू आप रख सकते हैं। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k बाय m, तो k बाय m रख दीजिए। सो k ओमेगा की वैल्यू तो k की पावर 3 बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m की पावर 1 बाई 2 और 2 और a, ये आपको आंसर मिल जाएगा। सो k की पावर 3 बाई 2 इंटू a, m की पावर 1 बाई 2 और 2, और यहाँ पे a स्क्वायर दिया है। a स्क्वायर कैसे नहीं आ रहा है हमारा, अच्छा a और a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पावर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे a स्क्वायर भूल गए थे लिखना, a और a स्क्वायर मैंने a लिख दिया था, तो ये गलती सही कर लें। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दिया है कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I along y axis such that its one end is at point 0, b while the wire extends up to plus infinite.
एक एंड आपको पता है एक 0, b पर है, दूसरा एंड इनफाइनाइट पर है, इसका मतलब एक सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है a, 0 पर। देखिए सवाल कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये x, y, x और y एक्सिस, एक वायर रखा हुआ है, इस वायर का एक एंड तो है 0, b पर, और वायर यहां से y एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है इनफाइनाइट तक। हमें निकालना ये है कि पॉइंट यहां पर विच इज a, 0 पर जो पॉइंट है, यहां पर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना होगा। तो देखिए चलिए कैसे निकालेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करने वाला हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो मैं मान लेता हूं कि एक वायर जो है यहां से लेके यहां तक का, जिसमें करंट इस तरीके से फ्लो होता है, यहां पे रखा हुआ है, और एक वायर ऑपोजिट करंट वाला बिल्कुल यहीं पे दूसरा वायर यहां रखा है। यदि मैं इन दोनों वायर्स को क्लब कर देता हूं, ऊपर से कवर चढ़ा देता हूं, ढक देता हूं, थैली में बंद कर देता हूं, तो कह सकते हैं इस वायर का कोई मतलब ही नहीं है, इस वायर में कोई करंट ही नहीं है। अब मैं इस वायर को और इस वायर को यदि जोड़ देता हूं तो मेरे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर बन जाता है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, जिसका एंड और इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। तो वायर मेरे पास बन चुका है, एक वायर सेमी इनफाइनाइट वायर 1, और दूसरा वायर मेरे पास है जो फाइनाइट वायर है, वायर नंबर 2। तो मैं वायर नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालूंगा, और वायर नंबर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालूंगा, दोनों का समीशन कर दूंगा तो मुझे टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। सो मैं बी नेट लिख सकता हूं, बी नेट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 2। अब वायर नंबर 1 की बात करें, करंट इसमें इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा यहां पे। तो यहां लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ये वाली डिस्टेंस कितनी है a, और आपको मिल जाएगा यहां पे बस इतना ही है। ये अंदर की तरफ है तो माइनस के कैप लिख देता हूं। B2 की बात करूं, B2 यानी कि इस फाइनाइट वायर की वजह से यहां से लेके यहां तक यानी B लेंथ के वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मुझे इस एंड को यहां से मिलाना होगा और इस एंड को यहां से मिलाना होगा। ये एंगल जो है थीटा है और थीटा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस a साइन थीटा प्लस साइन 0। बिकॉज साइन 0 क्यों लिखा है, बिकॉज ये वाला एंड यहां से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला जो एंड है इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो साइन थीटा प्लस साइन 0 यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा ये इसकी डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन जो है इसकी बाहर की तरफ होने वाली है, तो ये के कैप डायरेक्शन में होगा। सो यहां पे आप लिखें कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको यहां पे मिल जाता है कि साइन थीटा -1, और ये के कैप डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां आप लिख सकते हैं b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1, और ये के कैप में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1 के कैप, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। या आप माइनस के कैप में देखना चाहें तो 1 माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन ही यहाँ पे सही बैठ रहा है। आगे माइनस के कैप आपको लिखना चाहिए। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक सिस्टम की एनर्जी टाइम का फंक्शन है, E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस अल्फा टी। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन आपको करना होगा, ये सवाल जो है, इस सवाल में ये एक्सप्रेशन जो है गलत लिख दिया है इन्होंने, तो मैं सही एक्सप्रेशन जो है यहां पे बता देता हूं आपको कि एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू a स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस अल्फा टी। यहां पे एक्सपोनेंट लिखा होता है बिकॉज ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। यहां पे a स्क्वायर एक्सपोनेंट और माइनस अल्फा टी है, इसका मतलब e रेज टू द पावर माइनस अल्फा टी है। जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है एरर मेजरमेंट का। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये a जो है यानी कि अल्फा जो है वो 0.2 सेकंड इनवर्स है, और मेजरमेंट ऑफ a हैज एन एरर ऑफ 1.25%, error in measurement of time is 1.5%, and find the percentage error in the value of energy at time t बराबर 5।
तो हमें इसमें परसेंटेज एरर निकालना है, हमें इसमें परसेंटेज एरर दिया है, टाइम में परसेंटेज एरर दिया है। तो आप दोनों तरफ ln ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा ln e इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln a माइनस अल्फा इंटू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा de बाय e इंटू 100, यानी कि एनर्जी में जो मैक्सिमम एरर हो सकता है इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन a इंटू डी ए इंटू 100, और ये माइनस भी बन जाएगा प्लस, बिकॉज हम हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो बाकी जितने भी आपके पास पैरामीटर्स हैं उन सबके एरर्स जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस अल्फा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ dt। तो मैं यहाँ t से डिवाइड कर देता हूं और t से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, और 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। तो ये देखिए बेटा कि ये da by a into 100 इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, जो आपको दिया है 1.25% के बराबर। सो इट्स 2 into 1.25% प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.2, dt by t into 100, dt by t into 100 जो है ये टाइम के मेजरमेंट में एरर है, तो ये कितना दिया है आपको 1.5% के बराबर दिया है, इट्स 1.5%, और यहाँ पे t बचा है, t की वैल्यू कितनी दी है 5 सेकंड के बराबर, तो आ जाएगा आपके पास 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 प्लस 5 दूनी 10, 1 इंटू 1.5, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 4%। तो de by e इंटू 100 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है 4% के बराबर। तो ये सवाल जो है हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ में आया ये सवाल? ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब fixed on the wall of a room is to be obtained on the opposite wall 4 meters away by means of a large convex lens. The maximum possible focal length of the lens required for this purpose. तो हमें एक बल्ब की इमेज जो है एक कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से इस दीवार के दूसरे एंड पे बनानी है। मान लेता हूं यहां पे इमेज हमें बनानी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां बनानी है, और हम कहीं भी रख सकते हैं इस कॉन्वेक्स लेंस को इन दोनों के बीच में, बस हमें यहाँ पे इमेज बननी चाहिए। तो क्या करना है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कि ये टोटल जो है 4 के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस जो है y के बराबर है। हम कह सकते हैं क्लियरली y की वैल्यू जो है 4 - x के बराबर है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए और इस इमेज के लिए लेंस इक्वेशन इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1 प्लस y माइनस 1/-u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करिए, 1/y 1/4 - x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे f की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 4x - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - x प्लस x विच इज 4। तो हमें फोकल लेंथ की जो है वैल्यू निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे df by dx इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमें मैक्सिमम फोकल लेंथ निकालनी है। तो आपको मिलेगा 4 - 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आपको यहाँ पे मिला। 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 8 - 4 4 4/4 1, f की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 के बराबर, 1 मीटर के बराबर। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। 200 बबल हमारे पास हैं जिनकी रेडियस x और रेडियस y के बराबर है। दोनों मिल जाते हैं और एक नया बबल बना लेते हैं, सो बबल ऑफ रेडियस z। तो z की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक बबल है, बबल का रेडियस x है, दूसरा बबल का रेडियस y है, दोनों मिल जाते हैं और हमारे पास बन जाता है एक तीसरा बबल जिसका रेडियस जो है z के बराबर है। तो यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, तो यदि नहीं दिया है तो हम मान सकते हैं कि ये वैक्यूम में पूरा प्रोसेस हो रहा है, पूरा प्रोसेस जो है वैक्यूम में हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां जो गैस भरी है, यहां जो एयर है, यहां इसके अंदर जो भी है उसका प्रेशर कितना हो जाएगा 4T डिवाइडेड बाय x। यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 4T डिवाइडेड बाय y, और यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा 4T डिवाइडेड बाय z। मैंने मान लिया कि बाहर कोई भी प्रेशर नहीं है, बाहर वैक्यूम है, वैक्यूम में पूरा प्रोसेस हो रहा है और टेम्परेचर पूरे सिस्टम का कांस्टेंट है। ये आप मान सकते हैं यदि आपको नहीं दिया है तो मैं कह सकता हूं कि इस एयर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहा है। तो मैं लिख सकता हूं P1 V1
प्लस P2V2 इज इक्वल टू P3V3। ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा आपके पास 40/x इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 4/3, एयर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40/y इंटू 4/3 पाई वाई क्यूब इज इक्वल टू 40/z, और यहाँ जाएगा 4/3 पाई z क्यूब। तो यहाँ से 40 4/3 पाई 40 4/3 पाई 40 4/3 पाई, और x से 2 y से 2 बची है, z की से 2 पावर बची है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, और z की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया है कि एक मिली अमीटर है, यानी कि इसकी रेंज मिलीमीटर मिली एम्पियर्स में है, और जो दिया भी हुआ है आगे 0 से 30 मिली एम्पियर। तो यहां आप देख सकते हैं कि फुल डिफ्लेक्शन करंट जो है, फुल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू जो है वो कितनी है 30 मिली एम्पियर के बराबर है, यानी कि 30 मिली एम्पियर यदि करंट यहां से गुजर गया तो जो मीटर है फुल जो है दिखा देगा। हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। तो मैं यहां पे बना देता हूं कि हमारे पास अमीटर है, अमीटर यानी गैल्वेनोमीटर, और साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है 20 ओम के बराबर है। और हम ये बात जानते हैं कि फुल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो किसके बराबर है 30 इंटू 10⁻³ एम्पियर के बराबर। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, और वोल्टमीटर ऐसा जो 3 वोल्ट तक का रीडिंग पढ़ सके, यानी कि हम यदि यहां पे एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो इस मैक्सिमम करंट पे जो टोटल वोल्टेज हमें मिलना चाहिए वो 4 वोल्ट के बराबर हमें मिलना चाहिए। यदि आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि वोल्टमीटर अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर में, तो एक तो ये बेकार बात है, अच्छी बात नहीं है, और अभी भी आपके पास मौका है, ये हमारी प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट वीडियोस में आप या फिर देख सकते हैं कि रीसेंट वीडियोस जो आई हैं सर्च कर सकते हैं चैनल की वीडियोस में कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर पूरी सीरीज हमने बनाई है। तो वहां पे सारे इंस्ट्रूमेंट लिए एक एक करके गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, सबके बारे में डिटेल से बताया है। तो आप जरूर जाके देखिए यदि आपको वोल्टमीटर अमीटर वाले क्वेश्चंस में कोई भी कठिनाई आती है तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट के बराबर होना चाहिए एट मैक्सिमम करंट। तो मैं लिखूंगा 20 प्लस आर इंटू मैक्सिमम करंट 30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज विच इज 3। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3100, ये इसको इधर ले जाएंगे तो 100 मिलेगा, 20 प्लस आर इज इक्वल टू 100, तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 80 ओम के बराबर। सो 80 ओम के बराबर रेजिस्टर आपको यहाँ पे सीरीज में लगाना होगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 3 वोल्ट रेंज। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि एक न्यूक्लियस का मास है m प्लस डेल्टा m, और वो रेस्ट पे रखा है और वो फट जाता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में ऑफ इक्वल मास m/2 ईच। तो हमारे पास न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इसका मास है m प्लस डेल्टा m, और ये कन्वर्ट हो जाता है डॉटर d1 प्लस d2 में, और इन दोनों के मासेस जो है m/2 है। अब आप ध्यान से देखें तो मास यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मास जो कम है बचा कुचा मास कहां चला गया है, एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट हो चुका है, फिजन जो है रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा m यानी कि मास में कितना चेंज आया है, मास ऑफ रिएक्टेंट मास माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होता है मास डिफेक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है m प्लस डेल्टा m माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2 टाइम्स m/2 इंटू सी स्क्वायर। 2 से 2 गया, m से m गया, आपको मिलेगा यहाँ पे डेल्टा m सी स्क्वायर। इतनी एनर्जी जो है इस पूरे सिस्टम में निकली है, इस पूरी रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकली है। अब पहले जो ये था ये रेस्ट में थे, ये जो है दोनों मूव कर रहे हैं, इनके मासेस जो हैं बराबर हैं, ये रेस्ट में था। तो मैं ये बात श्योरिटी से कह सकता हूं कि दोनों की जो स्पीड है बराबर होने वाली है। यदि आप नहीं मानते हैं तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, बिकॉज ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, इम्प्लोजन हुआ है, ये यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं लगाऊं कि m प्लस डेल्टा m इंटू इनकी वेलोसिटी कितनी है 0 इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं m/2 v1, और इसकी वेलोसिटी लिख सकता हूं m/2 v2 वेक्टर। तो यहां से आपको मिल जाएगा v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 वेक्टर, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं आपस में। तो इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल जो एनर्जी है
वो कंजर्व रहने वाली है। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को लेके ये मूव कर रहे होंगे। सो डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनकी एनर्जी हाफ m by 2 v स्क्वायर प्लस हाफ m by 2 v स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा m by 2 v स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, v इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर बाय m का अंडर रूट। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें, तो जिसमें दिया है हमें कि एक एक्सपेरिमेंट में एक मेजरमेंट कर रहे हैं ईएमएफ का, ईएमएफ ऑफ अ सेल बाय अ पोटेंशियोमीटर। तो बैलेंस लेंथ जो है हमें मिलती है ईएमएफ ई की, एक सेल के लिए, सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ मिलती है हमें एल के बराबर। तो ये डायग्राम बना लेते हैं एक बार। हमारे पास यहाँ एक प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट के साथ एक थिक वायर है, थिक वायर के लिए हमने एक बैटरी लगाई है, ईएमएफ इसका ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जॉकी लगाई है, बैलेंस करी है, लेंथ आई है हमारे पास एल के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि नीचे वाले सर्किट में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इस दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई के बराबर है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लैम्डा एल के बराबर है। तो लैम्डा एल इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे मिल जाती है। बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लैम्डा एल के बराबर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर है। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाती है लैम्डा एल इज इक्वल टू ई। अब ये क्या करते हैं कि एक दूसरा सेल लाते हैं जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R के बराबर है, कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में टू द फर्स्ट सेल। तो बताइए बैलेंसिंग लेंथ अब कितनी हो जाएगी। तो यहां पे इन्होंने क्या किया है कि यहां पे एक सेल लगा दिया है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है। तो अब हमारे पास दो सेल हैं और गैल्वेनोमीटर लगा दिया, पूछ रहे हैं कि नई जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी होगी। तो पहले तो मुझे ये बताइए, आप बिना सॉल्व करे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये और ये जब दोनों इनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो चेंज होगा या नहीं, अभी कमेंट में लिख दीजिए, बाद में भले ही एडिट करके डिलीट कर देना, एडिट कर लेना, सही लिख लेना। तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए अभी सारे लोग कि ये जो आपके पास मैंने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है इस बैटरी को और इस बैटरी को, तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है कितना होने वाला है, ये कमेंट में लिख के बताइए। लिख लिया? पॉज कर लो, लिख लो, सोच लो। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब मिलाना, तो ये दोनों बैटरीज पैरेलल में है, तो आप जानते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E1 by R1 plus E2 by R2 डिवाइडेड बाय 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो यहां लिखूंगा मैं E by R plus E by 2R डिवाइडेड बाय 1 upon R plus 1 upon 2R। तो यहां देखिए वैल्यू कितनी आई है आपके पास, R R R R चला गया, 3E by 2 डिवाइडेड बाय 3 by 2 इज इक्वल टू E। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो आपके पास E ही आया है, और R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, R इक्विवेलेंट कितना है 1 अपॉन R, R और 2R का कितना हो जाएगा 2R by 3, 2R by 3। तो इस सिचुएशन कैसी बन गई है कि हमारे पास एक बैटरी है ईएमएफ E की और रेजिस्टेंस इसका 2R by 3 है। हम इसे जब बैलेंस कराएंगे नई बैलेंसिंग लेंथ पे, तो इसमें करंट जीरो होगा, रजिस्टर में करंट जीरो होगा, तो रेजिस्टेंस का कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं फिर से कि EMF E इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L1, L डैश कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, देख सकते हैं कि बिल्कुल L डैश की वैल्यू जो है L के बराबर आने वाली है। बिकॉज आप ये ध्यान रखिए, जब हम यहाँ पे EMF को बैलेंस करवाते हैं तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज इस नीचे वाले सर्किट में कोई करंट ही नहीं जा रहा है। करंट नहीं जाएगा तो रेजिस्टर का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ R लगाइए, 10R लगाइए, 1000R लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बैलेंस यदि हो जाएगी तो सिर्फ ईएमएफ यहाँ पे मैटर करता है। जब हम ईएमएफ को बैलेंस कराते हैं पोटेंशियोमीटर में, इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। आप देखा आपने कि बैटरीज यहाँ पे, दो बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट करने पर ईएमएफ तो सेम रहता है लेकिन रेजिस्टेंस बदल जाता है, हमें कोई मतलब नहीं। ये सेम है तो मतलब बैलेंसिंग लेंथ भी सेम रहने वाली है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक पर्सन है जिसका मास m है, अच्छा सवाल है। एक पर्सन जो है जिसका मास m है और वो झूला झूल रहा है
और झूले की लंबाई जो है L के बराबर है, और वो एम्पलीट्यूड थीटा नॉट से रिवॉल्व कर रही है, ऑसिलेट हो रही है, नॉट रिवॉल्व. If the person stands up when the swing passes through its lowest point, the work done by him, assuming that his center of mass moves by a distance L, is close to. तो आप पहले ये समझिए कि कोई एक झूला है, स्विंग है, स्विंग को मैं दिखा रहा हूं कुछ ऐसे, एक सिंपल एक पेंडुलम की तरह मैं यहां पे दिखाने वाला हूं इसको. ये स्विंग है जी. यहां पे जो पर्सन है अभी बैठा हुआ है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो थीटा नॉट के बराबर है. थीटा नॉट के बराबर इसका एम्पलीट्यूड है. तो ये यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, लेकिन जैसे ही ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आएगा, इसकी वेलोसिटी नॉन जीरो होने वाली है. तो क्या आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल यहां पे किया जा सकता है कि ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस नीचे आया है, वो डिस्टेंस है आपके पास L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा. तो यहां से लेके यहां के बीच में मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, तो आपको मिलेगा mgl 1 माइनस cos थीटा इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू v नॉट स्क्वायर माइनस 0. तो यहां से v नॉट की वैल्यू आपको मिल जाती है, दैट इज 2gl 1 माइनस cos थीटा नॉट का अंडर रूट. 1 माइनस cos थीटा नॉट को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2, जिसे लिखा जा सकता है 4gl साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2. ऐसे लिखा जा सकता है v नॉट को. ठीक है जी. अब ये क्या करते हैं, ये करते क्या हैं कि ये अब स्विंग पर जो बैठे थे अब ये खड़े हो जाते हैं. अब आप सोचिए कि जब कोई इंसान स्विंग पर पहले बैठा हुआ था और खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है. यदि मैं कहूं कि बैठा था तो सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट यहीं पे था, स्विंग के ऊपर था, तो यहां से सेंटर ऑफ मास की जो लेंथ थी वो L के बराबर थी. अब जब वो खड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल L माइनस स्मॉल l के बराबर हो जाने वाली है. तो यहाँ पे मैं एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं साथ में, कि यहां से जैसे ही आगे बढ़ता है ये खड़ा हो जाता है, और मैं कह सकता हूं कि अब सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, पहले यहां सेंटर ऑफ मास यहां था, सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर आ गया है और डिस्टेंस ये हो चुकी है किसके बराबर? L माइनस L के बराबर. तो यहां डायग्राम बनाइए. पहले बंदा बैठा था, ये बैठा था, स्विंग पर बैठा था, और ये जो डिस्टेंस थी ये L के बराबर थी. इसकी वेलोसिटी भी हम निकाल चुके हैं, v नॉट के बराबर थी. अब ये स्विंग पर खड़ा हो जाता है, स्विंग पर ये खड़ा हो जाता है और ये कुछ ऐसे आपको दिखने लगता है. तो मैं कह सकता हूं इसका सेंटर ऑफ मास जो है अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से L माइनस L डिस्टेंस पर है. तो आपने देखा कि यहां से ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत छोटा सा टाइम का डिफरेंस है. देखिए तुरंत ही जैसे ही नीचे आया एकदम से खड़ा हो गया. तो मैं इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं. दोनों अभी लोएस्ट पोजीशन पर हैं. यहाँ पे वेलोसिटी v नॉट है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे वेलोसिटी v के बराबर हो जाती है. मैं लगा सकता हूं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, टॉर्क एक्सटर्नल 0 है. तो मैं कह सकता हूं L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल. पार्टिकल की तरह इनको ट्रीट किया जाए तो मैं लिख सकता हूं मास आदमी का क्या है m, वेलोसिटी कितनी है v नॉट, लेंथ कितना है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से L, एक्सिस ऑफ रोटेशन से L, और इज इक्वल टू फाइनल बात करें, लेंथ हो चुकी है L माइनस स्मॉल l, वेलोसिटी हो चुकी है v के बराबर. तो वेलोसिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है v नॉट L अपॉन L माइनस L. तो मैं यहां से यहां के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकता हूं. मैं यहां और यहां के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करूंगा. ध्यान से सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय दिस पर्सन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो आप देखिए
सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो नीचे की तरफ लग रहा था mg। यहां भी सेंटर ऑफ मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ मास ऊपर जा चुका है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है l के बराबर शिफ्टिंग हुई है, तो माइनस mgl इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नहीं पता है, वही निकालना है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ m फाइनल इज v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन l माइनस l का स्क्वायर माइनस ऑफ v नॉट स्क्वायर। तो ये मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां पे लिख दिया है। अब यहां लिखूंगा मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू mgl, और इसको इधर ले गया मैं, प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर को हम बाहर ले आए हैं, और नीचे से l स्क्वायर मैंने हटा लिया, तो ऊपर l स्क्वायर नीचे बचेगा आपके पास 1 माइनस एल अपॉन एल का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, इसको ऊपर ले जाएंगे और l स्क्वायर से l स्क्वायर हटा देंगे तो आपको मिलेगा mgl प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर, और यहां मिलेगा आपके पास 1 माइनस एल की पावर -2, और -2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे बिकॉज l इज मच स्मॉलर देन कैपिटल L, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2l बाय कैपिटल L, और यहाँ पे -1 बचा हुआ है, -1 से -1 चला गया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा स्मॉल m g l प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा आपको 2l बाय l, 2 स्मॉल l बाय कैपिटल L। अब v नॉट की जो वैल्यू है मैं यहां से पुट करने वाला हूं बाहर, वहां से पुट करूंगा तो आपको ये मिलेगा स्मॉल m g l प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L यहां है, स्मॉल m v नॉट स्क्वायर, इसको पुट करेंगे तो 4gl साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2 लिखना है, बिकॉज थीटा बहुत स्मॉल है, मैं मान लेता हूं थीटा जो है बहुत स्मॉल है, तो थीटा स्मॉल होने की वजह से साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2 को थीटा नॉट बाय 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा आपके पास 4gl v नॉट स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ये बन जाएगा 4gl थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 से 4 गया, आपको मिलेगा gl थीटा नॉट स्क्वायर। यहां देखिए कैपिटल L मुझे लिखना चाहिए था, बिकॉज रस्सी की जो लंबाई है कैपिटल L है, तो ये कैपिटल L मुझे लिखना होगा, तो gl थीटा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर, L कैपिटल L आएगा यहाँ पे, तो मैं ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, gl थीटा नॉट स्क्वायर, gl थीटा नॉट स्क्वायर, L से L कैंसिल आउट हो गया, LmG, तो LmG कॉमन ले लेंगे आप यहां से, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है, mgl 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक बात सीखनी थी कि जब वो लोएस्ट पोजीशन पे था और उसने अचानक से अपना जो ओरिएंटेशन था चेंज कर लिया, तो इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन के बीच में मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस्तेमाल किया, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल किया है, और वहां पे मैंने सारे जो फोर्सेस जितने भी लग रहे थे उन सबका वर्क डन लिखा, और इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद चलते हैं, अच्छा इसको SHM वाले तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन ना लगा के मैं SHM की इक्वेशन इस्तेमाल करता कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती थीटा नॉट ओमेगा के बराबर, a ओमेगा के बराबर वेलोसिटी हो जाती मैक्सिमम, तो वहां से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये वाला आसान और एक तरीके से लगता है कि ये काफी सिंपल है, समझ में आ जाएगा, तो ये वाला तरीका मैंने इस्तेमाल किया है। आपके पास और भी कोई तरीका हो जिससे और भी जल्दी कर सकें तो जरूर कमेंट में लिख के बताइए। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक मेटालिक वी शेप रॉड है जिसका नाम है OAC is rotated with respect to one of its end a uniform magnetic field such that axis of rotation is parallel to the direction of magnetic field. Length of each arm of the rod is L and the angle between the arms is 60 degree. P is the midpoint of the section AC. The magnitude of magnetic field is B. Then choose the incorrect relation. तो इस इनकरेक्ट रिलेशन को हमें यहाँ पे चूज करना है, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो हमसे क्या पूछा गया है, बेसिकली किन्हीं भी दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो आप ये याद रखिए फॉर्मूला, यदि आपके पास ये
आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे, एक रॉड को घुमाया जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ रोटेशन के, प्लेन ऑफ रोटेशन है ये, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, रॉड की लेंथ है L, तो इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 के बराबर। बस एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। रॉड चाहे ऐसे रखी हो, रॉड चाहे ऐसे रख के घुमाएं, रॉड को चाहे ऐसे रख के घुमा रहे हो, रॉड को चाहे ऐसे रख के घुमा रहे हो, आंसर जो है आएगा इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारे पास है, एक ट्राइंगल को घुमा रहे हैं, टूटे ट्राइंगल को घुमा रहे हैं। ट्राइंगल है कुछ ऐसे लाइक दिस, ओ ए और ये है सी। तो हमारे पास ओ ए जो है, ओ ए में हम कह सकते हैं कि घुमाया जा रहा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इसके किसी भी एक पार्ट की वेलोसिटी जो है इस तरफ होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होने वाला है, v क्रॉस b इस तरफ होने वाला है, तो एक पोलैरिटी इस तरीके से जनरेट होगी, यानी कि यहाँ ज्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कम पोटेंशियल होगा। तो मैं इस रॉड की यदि बात करूं, सो VA माइनस VO इज इक्वल टू b ओमेगा a स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब मैं बात करूं इस एंड की बात करूं, इस एंड की बात करूं तो क्या होगा, तो ये यहां से लेके यहां के बीच में कह सकता हूं ये भी एक इमेजिनरी रॉड है, और इस इमेजिनरी रॉड के इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैं लिख सकता हूं BC माइनस VO इज इक्वल टू b ओमेगा a स्क्वायर बाय 2। इक्वेशन नंबर 2। तो A और O के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, C और O के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा है। अब यहां पे एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट P, इन दोनों को यदि मिला देता हूं तो ये भी एक रॉड बन गई आपके पास, और इस रॉड की लेंथ कितनी है, ये 60 है, ये लेंथ A है, तो A cos 60 बन जाएगा, A रूट 3 बाई 2 बन जाएगा। तो मैं VP माइनस VO निकाल सकता हूं b ओमेगा 3 बाय 8 ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा a स्क्वायर, b 3 बाय 8 b ओमेगा a स्क्वायर, आपको यहाँ पे ये मिल जाता है। सेम फॉर्मूला लगाया है b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, तो 3 बाय 8 b ओमेगा a स्क्वायर आपको मिल जाता है। अब किन्हीं भी दो इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए, आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमें a और o के बीच में पूछा है, a और o के बीच में b ओमेगा a स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है, मैंने l को a ले लिया है। a और c के बीच में बात करें, a और c के बीच में, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो VA माइनस VC इज इक्वल टू 0 आपको मिल रहा है। तो ये 0 होना चाहिए, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर बी इनकरेक्ट है। हमारा तो काम यहीं पे हो गया। वैसे ऐसे ही C और P के बीच में और A और P के बीच में आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। A और P के बीच में निकालना है तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1/2 माइनस 3/8 b ओमेगा a स्क्वायर बाई 2 b ओमेगा a स्क्वायर। तो कर लेंगे बाकी दोनों ऑप्शंस को भी, हमें आंसर तो मिल ही गया है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है कि एक सिस्टम ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स हैं हमारे पास, A B C 3 सेल्स हैं, इनकी रेडियस A 2a 3a के बराबर है। शेल B को अर्थ कर दिया गया है। देखिए अर्थ करने का मतलब बस इतना है कि उसका पोटेंशियल जो है 0 के बराबर है, उसका नेट पोटेंशियल का मतलब चाहे उसके सराउंडिंग में जितने भी सिस्टम्स रखे हैं चार्ज से, तो उन सिस्टम्स की वजह से उस स्फीयर B का जो पोटेंशियल जितना भी होगा और उस खुद के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो 0 के बराबर है टोटल। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहते हैं कि B को अर्थ कर दिया और शेल C को चार्ज दिया जाता है Q, और शेल C के मान नहीं रहे हैं अभी, शेल C को कनेक्ट कर दिया A नंबर के शेल से। तो बताइए फाइनल चार्ज शेल B पर कितना आ जाएगा। तो B को अर्थ करने से मैं मान लेता हूं कि चार्ज इसके ऊपर आ जाता है x के बराबर, x के बराबर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और हमने C को चार्ज दिया था Q, लेकिन अब हमने इसको जोड़ भी दिया है, तो हो सकता है कि चार्ज का आदान प्रदान A और C के बीच में हुआ हो। तो मैं मान लेता हूं कि जो Q है इसमें से कुछ पार्ट जो है चला जाता है, लेट्स से Y अमाउंट जो है चार्ज का निकल जाता है और यहां पे पहुंच जाता है Y के बराबर। हो सकता है यहां से यहां आ जाए, हमें तो नहीं पता अभी। तो Y यहां से इधर चला जाता है, तो टोटल चार्ज अंदर वाले शेल पे आ गया Y के बराबर, यहां पे चार्ज कितना बचा है Q माइनस Y के बराबर। अब सबसे पहले मैं कंडीशन यहां पे लगाऊंगा कि A और C जो आपके पास इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट जो शेल है, इनका पोटेंशियल मैं 0 के बराबर लिखने वाला हूं।
तो मैं लिखूंगा VA इज इक्वल टू VC। तो A के ऊपर पोटेंशियल देखिए किसका होगा, A के ऊपर खुद के चार्ज का पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए शेल के पोटेंशियल के। शेल की सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो उसके अंदर हर एक पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता है। तो मैं A के ऊपर पोटेंशियल लिखूंगा खुद का KY डिवाइडेड बाय A प्लस B के चार्ज की वजह से A पर पोटेंशियल KX डिवाइडेड बाय 2A प्लस C की वजह से पोटेंशियल A पर K इंटू Q माइनस वाई डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना है 3A के बराबर है 3A। ये पोटेंशियल बराबर होना चाहिए C के पोटेंशियल के। तो इसके ऊपर पोटेंशियल इसके खुद के चार्ज का K Q माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3A। B का चार्ज का पोटेंशियल C पर आप लिखेंगे KX डिवाइडेड बाय 3A और A के चार्ज का पोटेंशियल C के ऊपर आ जाएगा आपके पास KY डिवाइडेड बाय 3A। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ A A A A A A कैंसिल आउट हुआ, X K K K K K K कैंसिल आउट हुआ। सो Y प्लस X अपॉन 2 प्लस Q बाई 3 माइनस Y बाई 3 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, पूरा ही चला गया, अच्छा बहुत बढ़िया, X बाई 3 और प्लस Y बाय 3। अब y को ले जाइए इधर तो आपको मिल जाएगा 2y बाय 3 और x बाय 3 उधर ले जाइए तो x बाय 3 माइनस x बाय 2, सो माइनस ऑफ x बाय 6 आपको मिल जाएगा। तो यहां से 3 से 2 हटा लीजिए, सो y की वैल्यू मिल जाती है माइनस ऑफ x अपॉन 4 के बराबर। y की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको दूसरी कंडीशन लगानी है कि पोटेंशियल एट b इज इक्वल टू 0। b शेल का पोटेंशियल 0 है तो B शेल का पोटेंशियल इसको खुद की वजह से होगा, तो होगा K इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2A प्लस A की वजह से पोटेंशियल B पर कितना होगा KY डिवाइडेड बाय 2A प्लस C की वजह से पोटेंशियल B पे निकालना चाहें तो होगा KQ माइनस Y डिवाइडेड बाय 3A इज इक्वल टू 0। ये टोटल पोटेंशियल जो है 0 के बराबर होना चाहिए और y की जो वैल्यू है माइनस एक्स बाय 4 यहां पे मैं रखूंगा साथ में। सो a कैंसिल आउट हुआ, x k आपस में कैंसिल आउट हुआ, सो x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू y की जगह लिखूंगा माइनस ऑफ x बाय 4 और यहां पे आप लिखेंगे q बाई 3 माइनस ऑफ 1 बाई 3 y की जगह लिखूंगा माइनस x बाय 4, सो प्लस x बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसे करते हैं सॉल्व। तो यहां मिलेगा x बाई 2 माइनस एक्स बाय 8 और प्लस q बाई 3 प्लस x बाय 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से q बाई 3 को इधर ले जाइए तो माइनस q बाई 3 आपको मिलेगा। तो एलसीएम यहां पे आ जाएगा 24। तो 2 से गया 12 बार 12 माइनस 3 2 और यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q बाई 3। 3 से ये गया कितनी बार, 3 से गया है 8 बार, 12 14 और ये 3 11, तो ये बन जाएगा आपके पास 11x बाय 8 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q। तो q की वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है, q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 11x बाय 8 के बराबर और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस 8q डिवाइडेड बाय 11 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि यदि शेल B के ऊपर जो चार्ज है दैट इज x, हमारे लिए x जो है वो माइनस ऑफ q इंटू समथिंग डिवाइड बाय 11 है, सो माइनस ऑफ q डिवाइड बाय 11 इंटू समथिंग है, तो इस समथिंग आपसे पूछ रहे हैं, तो समथिंग की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 8 के बराबर और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है 8 के बराबर दिया भी हुआ है, तो ये सही हो गया।